हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम दिया था, जिसकी उम्र कुछ 15 वर्ष थी और वो बहुत गरीब परिवार से थी। वो 3 बहनें और अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता बहुत कम पैसे कमाते थे। उन पैसों से उनका पूरा परिवार का खर्चा नहीं चल पाता था। इसीलिए दिया और उसकी माँ दोनों एक ठाकुर के यहाँ काम करती थीं। और अभिजीत सिंह एक ठाकुर परिवार के बेटे थे। उनके पिता का नाम बलदेव ठाकुर और उनकी मां का नाम सुमित्रा देवी था। एक दिन बलदेव और सुमित्रा मंदिर गए तो वहां पंडित जी से बलदेव ने अपने बेटे अभिजीत की कुंडली दिखाई तो पता चला कि अभिजीत की जीवन आयु बहुत कम है। ये सुनकर बलदेव और सुमित्रा बहुत घबरा गए, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही बेटा था और वो दोनों अपने इकलौते बेटे से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने पंडित जी से कहा कि आप इसका कोई हल बताइए, जो चाहिए होगा वो हम आपको देंगे, बस आप हमारे बेटे को किसी भी तरह से बचा लीजिए। पंडित जी हम इसका हल निकालते हैं और कल आपकी हवेली पर आकर आपको बताते हैं। अभी आप लोग जाइए और हाँ, चिंतित मत होइएगा, हम हल जरूर निकाल लेंगे। ये सुनकर बलदेव और सुमित्रा दोनों की चिंता थोड़ी कम हुई और फिर दोनों अपनी हवेली को लौट गए। अगले दिन सुबह बलदेव और सुमित्रा दोनों पंडित जी के आने का इंतजार कर रहे थे। फिर कुछ ही समय बाद पंडित जी हवेली पहुंचे और पंडित जी को देखकर बलदेव और उनकी पत्नी सुमित्रा खड़े हो गए और पूछने लगे कि कुछ उपाय मिला। पंडित जी हाँ, मिल गया। यहाँ से कुछ दूरी पर एक कुआं है जहाँ आपके पुश्तों यानी कि आपके घर के बड़ों ने पहले के समय में बहुत लोगों को मारकर उसमें डाल दिया था। इसीलिए उन लोगों को कभी आत्म शांति नहीं मिली। इसीलिए अभिजीत को वहाँ पर उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करनी होगी और उसके बाद एक ऐसी लड़की को ढूंढना होगा जिसका भाग्य ईश्वर ने अपने हाथों से लिखा हो, जिससे ये होगा कि आपका बेटा उस लड़की के भाग से जीवित रहेगा। सुमित्रा, लेकिन वो लड़की को पहचानेंगे कैसे? पंडित जी, पूजा के बाद हवेली जाने में जो लड़की सबसे पहले मिलेगी, समझिएगा कि वही लड़की है जो अभिजीत ठाकुर की जिंदगी बचा सकती है, क्योंकि जिन लोगों को कुआं में डाला गया था उसी का श्राप चढ़ा है अभिजीत पे। इसीलिए शांति पूजन के बाद वो माफ कर देंगे और अभिजीत को उस लड़की से मिलवा देंगे जिसकी वजह से वो जीवित रह सकते हैं। तभी बलदेव और सुमित्रा कहते हैं कि पंडित जी, जो आपको ठीक लगे वो आप कीजिए, लेकिन हमारा पुत्र जीवित रहना चाहिए। बलदेव, एक काम कीजिए पंडित जी, ये शांति पूजन कल ही करवा दीजिए और चिंता मत कीजिए, पूरी तैयारी हम करवा देंगे। बिना समय गवाए काम पूजा शुरू कीजिए पंडित जी, क्योंकि ये हमारे इकलौते बेटे अभिजीत की जिंदगी का सवाल है। पंडित जी बिल्कुल। शाम हो गई थी और अभिजीत घर आए। तभी उन्होंने माँ की तरफ देखा और उनकी माँ उन्हें बहुत चिंतित दिखाई दी, तो वो अपनी माँ से पूछ पड़े। तभी सुमित्रा ने अभिजीत को सारी बातें बताईं। लेकिन अभिजीत एक पढ़े लिखे इंसान थे और एक कम उम्र लेकिन बहुत अच्छे वकील थे। वो अपनी मेहनत और लगन से सिर्फ 24 वर्ष की उम्र में नाम कमाया और कामयाबी हासिल की थी। वो माँ की बातों को अनसुना कर रहे थे और सब अंधविश्वास कहकर उसको भूल जाने को कह रहे थे। तभी बलदेव आए और सारी बातें बताकर कहा कि कल पूजा में बैठ जाइएगा और शांति पूजन कर लीजिएगा। अभिजीत चुपचाप अपने पिता की बात सुन लिए और पूजा करने के लिए मान गए, क्योंकि वो अपने पिता की बात कभी नहीं टालते थे और अपने पिता की बहुत इज्जत करते थे। अगले दिन शाम को पंडित जी पूजा की सारी तैयारियां करके हवेली आए और सभी को कुएं के पास चलने को कहा। बलदेव के 3 भाई और 3 भाभी थीं, पर उन सबको बस एक एक बेटी थी और अभिजीत घर का इकलौता बेटा था। इसी वजह से वो सबका लाडला था। सब कुआं के पास गए, वहां पूजा हुई और फिर सब वहां से वापसी के लिए निकल गए। तभी रास्ते में दिया दौड़ी दौड़ी अभिजीत और उसके परिवार की गाड़ी के सामने आ गई। तभी अभिजीत ने गाड़ी रोकी और सुमित्रा गाड़ी से उतरकर दिया को उठाया और पूछा, लगा तो नहीं? दिया, नहीं मालकिन, नहीं लगी, क्षमा कर दीजिएगा हमें, हम आपकी गाड़ी के सामने आ गए। सुमित्रा, नहीं नहीं, जाइए आप घर से अच्छे से। फिर दिया चली गई और सुमित्रा भी गाड़ी में आकर वापस बैठ गई। फिर अभिजीत अपने पूरे परिवार के साथ घर आ गए। सुमित्रा, सुनिए जी, आपने उस लड़की को जाने कैसे दिया?
वो वही लड़की थी, आपने सुना नहीं था पंडित जी की बात? बलदेव: पागल है क्या आप? उस लड़की से हम अपने राजकुमार जैसे बेटे का विवाह करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। सुमित्रा बलदेव की ये बात सुनकर नाराज और चिंतित हो जाती हैं और जाकर सबको बताती हैं कि पंडित जी ने शादी करने के लिए बोला था, वो भी उसी लड़की से जो वापसी में सबसे पहले मिले। सुमित्रा की ये बात सुनकर पूरे घर वाले चिंतित हो जाते हैं और बलवंत और बलदेव के तीनों भाई बलदेव से कहते हैं कि जाओ और उस लड़की को लेकर आओ और हमारे बेटे से उसकी शादी करवाओ। बलदेव: लेकिन भाई साहब, तीनों भाई लेकिन बेकिन कुछ नहीं, जो पंडित जी ने कहा है वो कीजिए, जाइए जल्दी से। तभी सबके इतने बोलने पर बलदेव मान जाते हैं और लड़की का पता लगाने को कहते हैं। और फिर बलदेव लड़की के पूरे परिवार से मिलते हैं और देखते हैं कि वो लोग आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और ये लोग बहुत मुश्किल से खा पाते हैं। लेकिन पंडित जी की बात को देखते हुए वो उनके परिवार के पास जाते हैं। बलदेव को देखकर दिया के माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, बलदेव ठाकुर आप यहाँ? बलदेव: हाँ, वो तुम लोग से हम ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारी बड़ी बेटी से हम अपने बेटे की शादी करवाना चाहते हैं। तो एक काम करो, तुम लोग अपनी बेटी को हमारे साथ भेज दो और किसी को भी अब कभी मत बताना कि तुम मेरी बहू के माता पिता हो। दिया की माँ: लेकिन ठाकुर साहब। बलदेव: लेकिन वेकिन क्या, बदले में हम तुम्हें 50,000 रुपये भी दे देंगे। वैसे भी हमें लगता है तुम्हें पैसों की ज़रूरत भी है। बलदेव की ये बात सुनकर दिया के पिता के मन में लालच आ जाता है और वो मान जाते हैं। दिया की माँ: लेकिन दिया के बापू। दिया के पिता: अरे दिया की माँ, एक तो हमारी बेटी रानी बनकर रहेगी वहाँ और दूसरा कि हमें पैसे भी मिल जाएंगे, उससे हम कुछ काम की शुरुआत करेंगे और हमारी हालत भी अच्छी हो जाएगी। ये सुनकर दिया की माँ चुप हो जाती है और अपनी बेटी को बलदेव ठाकुर के साथ भेज देती है। हवेली पहुंचते ही दिया देखती है कि बहुत बड़ी हवेली है और वहाँ पे अभिजीत की 3 बहनें खड़ी थीं। तीनों का नाम दिव्या, नैना और राखी, जिसमें से दिव्या और नैना बहुत शाही तरीके से रहना पसंद करती थी और राखी बहुत सादी तरीके से रहती थी और राखी का स्वभाव भी बहुत नरम था। दिया बहुत प्यारी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन कम उम्र और रहन सहन अलग होने की वजह से वो सबको अच्छी नहीं लगी। लेकिन राखी फिर भी बहुत प्रेम और स्नेह के साथ उसको अंदर लेकर आई और अपने कमरे में ले गई और कहा कि आप यहाँ रह सकती हैं। शाम को अभिजीत घर आते हैं और बलदेव और पूरा परिवार शादी के बारे में अभिजीत को बताते हैं। अभिजीत शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन सारे परिवार के कहने पर उन्हें मानना पड़ता है। उसके अगले दिन बलदेव और सुमित्रा पंडित जी को बुलाकर शादी करवाने को कहते हैं। शाम को ही पंडित जी मंदिर में सारी तैयारियां कर देते हैं और पूरे परिवार के साथ बलदेव को वहां बुलाते हैं। फिर बलदेव भी अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर पहुंच जाते हैं। आज दिया बहुत ही खूबसूरत लग रही थी क्योंकि दिया को आज राखी ने शाही कपड़े पहनने को दिए। दिया को देखकर सुमित्रा उसको देखते रह गई और साथ में पूरा परिवार। दिया की खूबसूरती की तारीफ भी किए, लेकिन अभिजीत एक बार भी दिया का चेहरा नहीं देखे। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन दिया शादी के बाद भी राखी के साथ उसके कमरे में रहती थी। राखी और दिया की उम्र एक ही थी, दोनों अच्छी सहेलियां बन गई थीं। दिया को अभिजीत अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किए और पूरा परिवार भी दिया के साथ नौकरों की तरह बर्ताव करते थे। बस सुमित्रा और राखी दिया को प्रेम दिया करती थी। सुमित्रा तो दिया को अपनी बेटी भी कहा करती थी। दिया हवेली में नौकरानी की तरह काम करती थी, लेकिन सुमित्रा उसे मना भी करती थी। सुमित्रा, बेटा, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बहू हैं हमारी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ बहुत से नौकर और नौकरानियाँ हैं। दिया: जी माँ जी, वो हमें कुछ बुरा नहीं लगता, इससे पहले भी हम सारे काम किया करते थे। दिया घबराहट भरी आवाज़ में: जी अभिजीत, हम पहले पढ़ने बाहर गए थे, तभी से हम एक लड़की से प्रेम करते थे और हम उनसे शादी भी करना चाहते थे। वो लड़की यहीं बगल शहर के ठाकुर घराने से ही हैं, उनका नाम सिमर राजपूत है और आपसे शादी हमारे घर वालों ने अंधविश्वास में आकर करवा दिया है। दिया: जी अभिजीत, हम उनसे शादी तो नहीं कर सकते, पर उन्हें धोखा देकर आपसे प्रेम भी हम कभी नहीं कर पाएंगे। दिया:
जी आप उनसे शादी कर लीजिए, लेकिन हम भी यहीं रहेंगे क्योंकि हम भी वापस नहीं जा सकते, और यकीन मानिए हमें आपकी शादी से कोई आपत्ति नहीं होगी और हमारी वजह से आपको और आपकी पत्नी को कोई कष्ट भी नहीं होगा। अभिजीत, लेकिन दिया बिल्कुल बेफ़िक्र होकर शादी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी हमारी तरफ से। अभिजीत, आपको बदले में क्या चाहिए? दिया, कुछ नहीं, बस हमें अपनी पढ़ाई पूरी करनी है क्योंकि हमने बस 7वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। वो भी ज़बरदस्ती चले जाते थे सरकारी विद्यालय, लेकिन पिछले 1 साल से हम काम किया करते थे अपने पिता पे अपने पिता की मदद करने के लिए। अभिजीत, ठीक है। अभिजीत घर जाकर सिमर के बारे में पूरे परिवार को बताते हैं। ये सुनकर सुमित्रा नाराज हो जाती हैं, लेकिन पूरा परिवार अभिजीत की ये बात सुनकर खुश हो जाता है। सुमित्रा, लेकिन दिया का क्या? अभिजीत, वैसे तो आप लोगों ने उनके साथ गलत किया है, लेकिन उन्हें कोई आपत्ति नहीं है हमारी और सिमर की शादी से। उन्हें उसके बदले में भी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि दिव्या, नैना और राखी के साथ दिया भी आगे की पढ़ाई पूरी करेंगी। फिर सुमित्रा दिया के पास जाती हैं और कहती हैं कि बेटा, ये क्या किया आपने? आपने इजाज़त दे दी अभिजीत को दूसरी शादी करने की, लेकिन इसमें भी आपकी गलती नहीं है। आपकी उम्र ही बहुत छोटी है, इसीलिए अपनी खुशी किसी और के हाथ दे दी आपने, वो भी इतनी आसानी से। ये कहकर सुमित्रा वहाँ से चली जाती हैं। कुछ दिनों बाद ही अभिजीत और सिमर की शादी हो जाती है। सिमर आती है और दिया से मिलती है। दिया की खूबसूरती देखकर सिमर को अच्छा नहीं लगता है। सिमर भी एक ठाकुर परिवार की लड़की रहती थी, इसीलिए सारे घर वाले सिमर को बहुत प्रेम देते हैं, लेकिन सुमित्रा को दिया ही पसंद थी क्योंकि दिया बहुत साफ दिल की साधारण सी लड़की थी। दिया सारा वक्त अभिजीत के पास ही दिखाई देती थी। सिमर और कुछ नहीं करती थी क्योंकि सिमर को कुछ काम करना नहीं आता था और दिया सारा काम किया करती थी, और अब तो साथ में पढ़ाई भी किया करती थी। और सिमर ने दिया उम्र में भी बहुत छोटी थी, इसीलिए दिया को बहुत तारीफ मिलती थी। सिमर को ये सारी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। अभिजीत और दिया और सिमर की शादी को 3 साल बीत गए थे। अब दिया 18 वर्ष की हो गई थी और पहले से ज़्यादा खूबसूरत भी हो गई थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरी शहर में मशहूर हो गए थे। कोई नहीं जानता था कि दिया के माता पिता कौन हैं और कहाँ हैं। और अब दिया 10वीं की परीक्षा देकर पहले स्थान से पास हुई थी। सुमित्रा और दिया बहुत खुश थीं। राखी तो वैसे भी पढ़ने में बहुत अच्छी थी, इसी कारण उसका अंक दिया से भी अधिक था। लेकिन दिव्या और नैना के अंक अच्छे नहीं आए थे। दोनों राखी से तो नहीं, लेकिन दिया से बहुत जलन करती थी और दिया से बातें भी नहीं करती थी। यही सब देखकर एक दिन सिमर, अभिजीत, सुनिए, क्यों ना हम दिया को शहर भेज दें आगे की पढ़ाई के लिए। उन्हें कामयाबी मिलेगी क्योंकि आपने तो देखा ही है कि उनके अंक कितने अच्छे आए हैं। अभिजीत, लेकिन वो अकेली कैसे रहेंगी? सिमर, हम सारा इंतजाम करवा देंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और राखी भी साथ में पढ़ना चाहती हैं तो हम उन्हें भी भेज देंगे। अभिजीत, ठीक है, लेकिन हमें पूरे परिवार से बात करनी होगी। फिर अभिजीत पूरी बात परिवार के सामने सिमर की कही हुई बात रखते हैं और राखी और दिया की पढ़ाई के लिए बोलते हैं। पूरा परिवार अभिजीत की बात से सहमत होते हैं। सुमित्रा भी दिया की पढ़ाई का सोचकर हाँ कहती हैं। राखी बहुत खुश थी क्योंकि वो यही चाहती थी, लेकिन दिया बहुत दुखी थी। उन्हें ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो सोचने लगी कि उन्हें ये बातों से खुशी क्यों नहीं मिल रही है, जबकि वो खुद आगे पढ़ना चाहती हैं। फिर दिया को समझ आया कि वो अभिजीत को पसंद करने लगी है, क्योंकि अभिजीत का सारा काम पिछले 3 साल से दिया ही करती थी। दिया अभिजीत को पसंद करने लगी है, ये सोचकर दिया बहुत खुश हो जाती है। लेकिन फिर अचानक से उनके चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है, क्योंकि फिर दिया के दिमाग में ये आता है कि अभिजीत ने तो आज तक दिया का चेहरा भी नहीं देखा। वो तो दिया से प्यार भी करेंगे, ये सोचना दिया के लिए बेवकूफ़ी है, और वो तो सिमर से प्रेम करते हैं। ये सब सोचकर वो ये फैसला लेती है कि वो शहर जाकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करेगी। 2 दिन बाद सुबह सुबह राखी और दिया शहर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। फिर सबसे अलविदा लेकर दोनों बाहर आती हैं, जहां अभिजीत खड़े होते हैं
और दोनों को रेलवे स्टेशन छोड़ने जाने वाले होते हैं। राखी गाड़ी में बैठ जाती है और दिया बैठने लगती है, तभी दिया का पैर फिसल जाता है और दिया गिरने लगती है, लेकिन दिया को गिरने से अभिजीत बचा लेते हैं। उसी बीच अभिजीत पहली बार दिया का चेहरा देखते हैं और देखते रह जाते हैं और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और देखते देखते एक दूसरे में खो से जाते हैं। फिर पीछे से सिमर आती है और ये देखकर गुस्सा हो जाती है, लेकिन विनम्र आवाज़ में कहती है, अभिजीत जाइए वरना दोनों को देर हो जाएगी। फिर दोनों का ध्यान टूटता है और दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं। उसके बाद फिर दिया और अभिजीत भी गाड़ी में बैठ कर जाते हैं और स्टेशन की ओर निकल जाते हैं। स्टेशन पहुंचने के बाद अभिजीत ट्रेन तक सारा सामान पहुंचवा देते हैं और दोनों को ट्रेन में बिठाकर दोनों से अलविदा लेकर वहां से चले आते हैं। वापस आते वक्त अभिजीत सिर्फ और सिर्फ दिया की खूबसूरती के बारे में ही सोच रहे थे। वो आज तक इतनी प्यारी और खूबसूरत लड़की को नहीं देखे थे, लेकिन दिया अब उनसे बहुत दूर जा रही थी। दिया का कॉलेज कोलकाता शहर में था, मतलब कि अभिजीत से तो बहुत दूर हवेली आकर अभिजीत, दिया पानी लाइए। शंभू, भाई जी पानी। भाई जी भूल गए दिया। तो अभिजीत, हाँ हाँ ठीक है। हर वक्त अभिजीत को दिया की ज़रूरत महसूस होने लगी, क्योंकि दिया अभिजीत को कहने का मौका भी नहीं देती थी और उसकी ज़रूरत का सामान पहले से ही लेकर हाजिर रहती थी। लेकिन सिमर को कुछ फर्क नहीं पड़ता था और वो खुद में ही बहुत व्यस्त रहती थी। खुद के कपड़े और खुद की खूबसूरती में ही व्यस्त रहती थी। उसको अभिजीत का पसंद और नापसंद भी नहीं मालूम था और ना ही मालूम रखने में वो कोई दिलचस्पी रखती थी। और सिमर को पूरे परिवार से भी ज़्यादा मतलब नहीं रहता था। एक दिन सिमर, ये हमारा नया लाया हुआ ड्रेस किसने पहनकर ख़राब कर दिया? ये ड्रेस दिव्या से ख़राब हो गई थी, इसीलिए दिव्या और नैना दोनों चुप थीं। तभी सिमर उनके पास जाती है और कहती है, आप दोनों ने ही हमारा ड्रेस ख़राब किया है ना। उस समय वहाँ पूरे परिवार के साथ हवेली के सारे नौकर भी मौजूद थे। ऐसे सिमर का चिल्लाना, वो भी पूरे परिवार और सारे नौकरों के सामने, दिव्या और नैना को अच्छा नहीं लगा और वो बहुत नाराज़ हो गई। और बाद में जब अभिजीत घर आए तो दोनों ने उनको सारी बातें बताईं। अभिजीत अपनी बहनों से बहुत स्नेह और प्रेम करते थे। उन्होंने देखा कि सारी बातें बताते वक्त उन दोनों की आंखें नम हो गई थीं। अभिजीत अपनी बहनों की बातें सुनकर सिमर से बात करने गए, लेकिन उल्टा सिमर ही रोने लगी और उल्टा दिव्या और नैना की ही शिकायत करने लगी। कमरे के बाहर खड़ी दिव्या और नैना ने देखा कि अभिजीत सिमर से कुछ नहीं बोल पाए। ये देखकर दोनों उदास हो गईं और फिर दोनों अपने कमरे में चली गईं। दिव्या और नैना भी दिया को बुरा भला बोला करती थी, लेकिन फिर भी दिया उनकी चिंता ही किया करती थी। ये सोचकर दिव्या और नैना बहुत उदास रहने लगी थी। वहाँ कोलकाता पहुंचकर दिया और राखी अपने हॉस्टल पहुंचती हैं। वहाँ राखी और दिया को एक कमरा दिया गया है और वहाँ वो दोनों शिफ्ट हो गईं। दोनों का हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल था, लेकिन कॉलेज में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ती थीं। जब पहला दिन दिया और राखी कॉलेज गईं तो सब दिया को देखकर उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे, लेकिन दिया और राखी की ज़्यादा दोस्ती नहीं हुई, क्योंकि वहाँ सब वेस्टर्न कल्चर में जीने वाली लड़कियाँ बहुत ही थीं। लेकिन कुछ कुछ लोगों से दोनों की दोस्ती हुई, जैसे कि समिता और स्वाति। वहाँ एक लड़का था जो दिया से सीनियर था और उसके पीछे बहुत सारी लड़कियाँ पागल थीं और उसका नाम था विवान कपूर। एक दिन कॉलेज के अंदर आते वक्त विवान और दिया टकरा गए, क्योंकि दिया बहुत जल्दी में थी और लेट हो चुकी थी, इसीलिए बिना कुछ बोले ही वहाँ से वो चली गई और एक बार भी उसने विवान की तरफ ध्यान नहीं दिया। विवान भी दिया का चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन दिया का यूँ वहाँ से चले जाना विवान को अच्छा नहीं लगा और उसे ये बेइज्जती सी लगी। ये कौन था जिसने मुड़कर नहीं देखा? हाँ, तो बिल्कुल वैसी ही बेइज्जती उसे महसूस हुई। उसे लगा कि ये कौन सी लड़की थी जिसको मेरी वैल्यू नहीं है, क्योंकि विवान के लिए तो लड़कियां अपना क्लास क्या सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाती हैं। इतने में यहाँ विवान का मित्र राज आता है और विवान से बोला, क्या हुआ भाई, कहाँ खोया है? विवान अभी गुस्से में दिया की कक्षा की तरफ ही देख रहा था और फिर गुस्से में वो दिया की कक्षा की ओर ही गया और उसने पूरे
नज़र घुमाकर देखा तो उसे एक लड़की दिखी जो सफ़ेद रंग की सलवार और कमीज के साथ लाल रंग की चुन्नी पहनकर बैठी थी। उसके कपड़ों के रंग से विवान पहचान जाता है कि ये वही लड़की है जिसकी तलाश में वो यहाँ तक आया था। उसका चेहरा जैसे दिन का सुबह, उसकी आंखें जैसे सागर, उसके होठ जैसे गुलाब की पंखुड़ी, बाल की खूबसूरती थी। उसको देखने के साथ विवान बस उसको देखता ही रह गया। दिया से विवान की नज़र ही नहीं हट रही थी। तभी कक्षा में अध्यापक आ जाते हैं और विवान का मित्र राज उसे वहां से ले आता है। वहीं कॉलेज के बाहर एक चबूतरा बना हुआ था, वहां पे विवान और राज जाकर बैठते हैं। राज, भाई चल, क्लास में सर वैसे ही हमें पसंद नहीं करते, ऊपर से तेरी वजह से मुझसे भी वो नाराज रहते हैं। तेरा दोस्त होना भी गुनाह हो गया है। लेकिन विवान कहीं और ही खोया था। उसे तो अभी सफेद रंग के कपड़ों में दिखी लड़की का ही ख्याल था, यानी कि दिया। कॉलेज के प्रिंसिपल विवान के पापा थे और राज भी उन्हीं की बात कर रहा था, क्योंकि विवान और उसके पापा, जिनका नाम रणवीर कपूर है, दोनों के बीच बिल्कुल भी नहीं पटती थी। रणवीर को विवान का यूं मस्ती करना और लाइफ को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना पसंद नहीं था। रणवीर को विवान का कोई दोस्त भी नहीं पसंद था। विवान वहीं बैठा था, तभी दिया और राखी अपने क्लास खत्म करके बाहर निकले। राखी ने देखा कि विवान वहां से दिया को एक नज़र से देख रहा है। राखी, दिया देखिए, वो कब से आपको ही देखे जा रहे हैं। आखिर क्यों? ये सुनकर दिया की नज़र विवान पे गई। उसने देखा कि वो वही वही लड़का है जिससे वो सुबह सुबह के वक्त आते वक्त टकरा गई थी। फिर दिया, राखी ये तो वही है जिनसे हम सुबह सुबह टकरा गए थे। बहुत जल्दी में थे तो माफ़ी भी नहीं मांग पाए, शायद इसीलिए वो हमें ऐसे देखे जा रहे हैं। राखी, अच्छा हो सकता है दिया, हम उनसे माफ़ी मांग लेते हैं, जाकर आप यहीं रुकिए। राखी, नहीं, हम भी साथ चलते हैं। दिया, ठीक है। फिर दिया और राखी दोनों विवान जहाँ बैठा था वहाँ जाती हैं। विवान दिया और राखी को अपनी ओर आता देख घबरा गया और अपनी नज़र इधर उधर करके देखने लगा। तभी दिया और राखी वहां पहुंच जाती हैं और दिया, सुनिए, विवान चौंकी हुई आवाज में, कौन, मैं? क्या आप मुझे बुला रही हो? दिया, जी। विवान, हाँ बोलो दिया। हम सुबह के लिए क्षमा मांगने आए थे, वो हम बहुत जल्दी में थे और आपसे माफ़ी भी नहीं मांग पाए। विवान, सॉरी फॉर व्हाट? दिया, वो हम आपसे सुबह टकरा गए और माफ़ी भी नहीं मांग पाए। विवान, अरे कोई बात नहीं, मेरी भी गलती थी, मैं भी ठीक से देख कर नहीं चल रहा था। कोई बात नहीं। ये सुनकर राज विवान को देखता रह गया और साथ में खड़े विवान के दूसरे मित्र भी चौंक गए, क्योंकि विवान की गलती होने के बाद भी वो अपनी गलती नहीं मानता था। लेकिन आज उसकी गलती नहीं होने के बाद भी वो माफ़ी मांगे जा रहा था। माफ़ी मांगने माफ़ी मांगने के बाद फिर दिया वहां से जाने लगती है। तभी विवान, आपका नाम क्या है? दिया, जी दिया। और फिर वो जाने लगती है। तभी विवान, और मेरा नाम विवान है और मैं आपका सीनियर हूँ। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझसे बोलना। ये सुनकर दिया और राखी पीछे मुड़कर देखती हैं और मुस्कुराकर कहती हैं, जी, जी धन्यवाद, लेकिन हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। तभी राज बोला विवान से, राज, क्या भाई, क्या हो गया था तुझे? तू ही था ना वो? हाँ, विवान मुस्कुराकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके पीछे खड़ी होकर सुन रही उसकी दोस्त, जिसका नाम ऋचा था, वो पीछे से बोली, ऋचा, हाँ बिल्कुल, खुश हो लो तुम दोनों, लेकिन उसके मांग में सजे सिंदूर नहीं देखे देखे हो शायद। विवान ये सुनकर पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है, विवान, देख ऋचा, मैं अभी मजाक के मूड में नहीं हूँ। ऋचा यार, तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तेरा अच्छा ही चाहूंगी। तू इतना खो गया था उसकी खूबसूरती में कि उसके सिंदूर की तरफ तेरा ध्यान ही नहीं गया। राज, हाँ भाई, ऋचा सही बोल रही है। दोनों की ये बातें सुनकर विवान दौड़ता हुआ कॉलेज कैंटीन में जाता है। वहां बैठी राखी और दिया के सामने जाकर देखता है और वो देखता है कि सच में दिया की मांग में सिंदूर है, जिस पे अभी तक विवान की नजर ही नहीं गई थी। विवान को वहां देखकर दिया और राखी खड़ी हो गई और पूछने लगी कि क्या हुआ, लेकिन विवान बिना कुछ बोले ही वहां से चला गया और बाहर जाकर बैठ गया और वो बहुत दुखी भी लग रहा था। विवान को अकेला और दुखी देखकर ऋचा और राज
उसके पास जाते हैं और उसे थोड़ा अलग मूड में ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन विवान ऋचा और राज की किसी भी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। जब विवान राज और ऋचा को कोई जवाब नहीं दिया तो वो दोनों भी थक कर बैठ गए। कुछ समय बाद विवान खड़ा हो गया और राज को बोला, जा गाड़ी निकाल, घर जाना है। और ऋचा, चल तुझे भी घर छोड़ देता हूँ। ये सुनकर राज दौड़कर गाड़ी निकालने चला जाता है और विवान ऋचा के साथ घर के लिए कॉलेज से निकलता है। अगले दिन सुबह विवान और राज कॉलेज के ग्राउंड में बैठे थे। तभी उन्हें कुछ लड़कों की हंसने की आवाज आई। तभी विवान, राज, ये आवाज कौन कर रहा है? यार जाकर देख, मेरा सर दर्द हो रहा है। राज, हाँ भाई रुक। फिर राज देखने जाता है और फिर विवान के पास दौड़ता हुआ आता है और बोलता है, यार। वो ये सुनकर विवान थोड़ा घबरा जाता है और पूछता है, विवान क्या हुआ? राज, वो मनु और रॉकी दोनों राखी और दिया को परेशान कर रहे थे। साथ में और भी लड़कियां हैं। भाई ये सुनकर विवान आराम से बैठा रहता है और कुछ नहीं बोलता। तभी राज, भाई ये गलत, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। विवान ये सुनकर वहां से खड़े हो जाता है और राज से कहता है, चल राज। और विवान जब गेट के पास आते हैं तो देखते हैं कि वहां शांति है। फिर विवान राज की तरफ देखता है और पूछता है, कहाँ है भाई दिया और राखी? तभी विवान की नज़र ऋचा पे जाती है जो वहां खड़ी थी और अपनी एक दोस्त से बातें कर रही थी। विवान, ऋचा, तूने यहाँ मनु और रॉकी को देखा? ऋचा, हाँ अभी वो उन दोनों लड़कियों को परेशान कर रहा था। विवान, तो अब किधर हैं वो लोग? ऋचा, प्रिंसिपल ऑफिस में मोहित आया था और उसने दोनों को बचा लिया और दोनों बदमाशों को प्रिंसिपल के पास ले गया। ये कहकर ऋचा अपने क्लास में चली गई। उसके बाद राज और विवान भी क्लास में चले गए। मोहित विवान की क्लास में ही था और वो भी बहुत स्मार्ट था और साथ में विवान के पापा का सबसे पसंदीदा छात्र। क्लास खत्म होने के बाद विवान और उसके दोस्त बाहर आए और कैंटीन की तरफ गए। वहां बैठकर कॉफी ली सबने। तभी विवान की नज़र मोहित पे गई जो दिया और राखी के साथ बैठा था और तीनों बहुत हंसी मजाक भी साथ में कर रहे थे। ये देखकर विवान गुस्सा हो गया और वहां से उठ खड़ा हुआ और गुस्से में वहां से निकल गया। उसके अगले दिन से विवान रोज सुबह वहां कॉलेज के बाहर बैठकर दिया को आते हुए देखता था। कुछ दिन बीत गए। दिया रोज विवान को वहां बैठा देखती थी और वो देखती थी कि विवान उसको ही देखते रहता है। उसको ये ठीक नहीं लगता था और एक दिन वो राखी और मोहित से ये बात बताई। ये सुनकर मोहित बोला, मोहित, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? सारी कॉलेज की लड़कियां तो उसकी फैन है। राखी, हाँ दिया सही कह रही है, हमने भी उन्हें दिया को घूरते देखा है। मोहित, मैं पूछूं? दिया, नहीं, हम पूछ कर देखते हैं। राखी, हम भी चलेंगे आपके साथ, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। दिया, ठीक है चलिए। दोनों धीमे धीमे विवान के पास जाती हैं। विवान बिल्कुल अकेला था कैंटीन में। दिया, जी सुनिए। ये सुनकर विवान पीछे मुड़कर देख और दिया को सामने देखकर खुश हो गया और बोला, हाँ बोलिए ना। हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि आप हमें देखते रहते हैं। हमने कुछ बिगाड़ा है क्या आपका? दिया, विवान, नहीं, बस पहली नज़र में देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया है। और ये कहते कहते विवान दिया का दोनों हाथ पकड़ लेता है। ये सुनकर दिया राखी की तरफ देखती है और विवान से अपना हाथ छुड़ाकर राखी का हाथ पकड़कर दोनों वहां से भाग जाती हैं और कॉलेज के ग्राउंड में पहुंच जाती हैं और वहां लगे बेंच पे बैठ जाती हैं। दिया, ये क्या हो रहा है हमारे साथ, और सब बुरा हमारे साथ ही क्यों होता है? राखी, प्लीज दिया चुप हो जाइए, कुछ भी मत बोलिए। अब सब सही हो रहा है। हम अचानक से विवान की बात सुनकर डर गए, लेकिन विवान का ये बात हमें सही लगा। आखिरकार आपको भी जिंदगी जीने का हक है। भाई ने तो आपको एक बार भी नहीं देखे हैं, वो आपसे प्रेम भी नहीं करते और विवान आपसे प्रेम करते हैं। हम तो कहेंगे कि आप एक बार अपने बारे में भी सोचिएगा। दोनों बातें करती रहती हैं कि एक लड़का आता है और बोलता है कि राखी, दिया, विवान और मोहित की लड़ाई हो रही है।
ये सुनकर भाग कर जाती हैं और देखती हैं कि दोनों भयानक तरीके से मार फाड़ किए हुए हैं। दिया और राखी जाकर दोनों की लड़ाई छुड़वाती हैं। राखी, मोहित ये सब क्या है? क्यों? मोहित, वो मैंने इससे पूछा कि ये दिया को क्यों देखता है, तो ये लड़ाई करने लगा और बोल रहा था कि तू दिया को मेरे से दूर ले जाएगा। मुझे तो पागल लगता है ये लड़का। राखी, हाँ पागल ही है ये, वो भी दिया के प्यार में। मोहित, क्या? राखी, जी। मोहित, फिर भाई तुम मुझे क्यों मार रहा था? उसके पति को मारना? विवान, तुम दिया के आजू बाजू घूमते रहते हो तो तुम्हें ही पड़ेगी ना। मोहित, हाँ क्योंकि मैं राखी से प्यार करता हूँ और इसीलिए मैं दिया के साथ नहीं राखी के साथ रहता हूँ। ये सुनकर विवान अपना सर नीचे करके मोहित से कहता है, सॉरी भाई। मोहित फिर मुस्कुराकर कोई बात नहीं और फिर धीमी आवाज में कहता है कि दिया अच्छी लड़की है और इसका पति जो है उसने दूसरी शादी कर ली है, तो तुम इससे शादी कर सकते हो। मोहित की सारी बातें सुनकर विवान खुश हो जाता है और दिया के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हें अगर सोचने का वक्त चाहिए तो ले लो, मैं इंतजार करूँगा। राखी और दिव्या और नैना छोटी थी, इसीलिए उन्हें अभिजीत और दिया की शादी श्राप की वजह से हुई है ये नहीं बताया गया था और ना ही दिया को ये बातें पता थी। उसे भी ये लगता था कि अभिजीत किसी और से प्रेम करते थे, इसीलिए उसे नहीं अपना पाए और सिर्फ परिवार वाले के दबाव में कारण दिया से शादी किए थे। बेवान हमेशा दिया के आसपास ही दिखाई देने लगा। वो अब अपने दोस्तों के साथ भी बैठना कम कर दिया था। दिया को विवान का यूं साथ रहना अच्छा लगने लगा था। विवान दिया का बहुत ख्याल रखता था। एक दिन रात को विवान हॉस्टल के नीचे खड़े होकर दिया को बाहर आने को कह रहा था। राज, कैसे भी करके दिया को बाहर भेजो। बाहर आकर दिया विवान से पूछती है, क्या हुआ इतनी रात को आप यहाँ? फिर विवान दिया की आंखों में देखकर बोलता है कि तुम्हें देखने को दिल चाह रहा था इसीलिए आ गया। दिया को उसकी ये सारी बातें बहुत अच्छी लग रही थी। दोनों काफ़ी वक्त साथ में गुजारे। उसके बाद दिया हॉस्टल जाने लगती है। तभी विवान, अच्छा सुनो, आई लव यू। दिया, बाय। विवान, अरे मैडम जवाब तो दो। दिया, कल देंगे, अभी बाय। विवान फिर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन विवान कॉलेज में दिया का इंतजार कर रहा था, लेकिन दिया क्लास के समय तक भी कॉलेज नहीं आई। कुछ समय बाद विवान को राखी का फ़ोन आया। विवान, हेलो राखी, दिया हॉस्टल वापस नहीं आई है। कहाँ है? विवान डर जाता है और बोलता है, क्या? विवान, लेकिन कल तो रात को कुछ 12 बजे ही दिया वापस चली गई थी। लेकिन वो हॉस्टल नहीं गई तो कहाँ गई? राखी, पता नहीं क्या करें। विवान, मैं आता हूँ, तुम मुझे हॉस्टल के पास वाले रेस्टोरेंट में मिलो और मोहित को भी बुला लेना, मैं राज के साथ आता हूँ। सब एक साथ रेस्टोरेंट पहुँच गए। विवान बहुत परेशान लग रहा था। राज उसे बार बार शांत रहने को बोल रहा था। जब राखी और मोहित वहाँ पहुँचे तो विवान राखी से पूछने लगा, कब से गायब है दिया? राखी वापस बात को दोहराते हुए बोली, जब से वो तुमसे मिलने गई थी तब से वो वापस ही नहीं आई है। विवान, हम सब को जल्द ही दिया को ढूंढना पड़ेगा। राखी, हाँ लेकिन कैसे, क्या करें? विवान, एक काम करते हैं, सबसे पहले हॉस्टल के गेट के पास लगी सीसीटीवी का फुटेज देखना होगा। उसके लिए हमें हॉस्टल की कुछ लड़कियों की मदद चाहिए। राखी, ठीक है, दो तो हमारी दोस्त हैं, समिता और स्वाति। उसके बाद कल होते ही विवान अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल गया। वहाँ राखी और उसके फ्रेंड्स वहाँ के वॉचमैन को अपनी बातों से उलझा कर रखी थी। उसी बीच विवान लड़की के कपड़े पहनकर हॉस्टल के अंदर चला गया और मेन रूम में जाकर सीसीटीवी की फुटेज देखने लगा। फुटेज देखकर वो अचंभित हो गया। उसने देखा कि हॉस्टल के बाहर दिया उतनी रात को एक लड़की से बात कर रही थी और वो लड़की बात करते करते दिया के सर पे मार दी और दिया को बेहोश करके अपने साथ स्कूटी पे ले गई। लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन स्कूटी का नंबर दिख गया था। फिर विवान हॉस्टल के बाहर आया और सोचने लगा कि अब क्या करें, क्योंकि पुलिस से मदद नहीं ले सकते। अगर पुलिस से मदद लेंगे तो बात परिवार तक जाएगी। वहाँ से विवान राज के साथ घर जाने के लिए निकलता है तो रास्ते में
वो नंबर वाली स्कूटी उसे दिखती है और विवान राज को उसके पीछे चलने को बोलता है। जब वो स्कूटी रुकी उसके बाद विवान गया और उस पर बैठी लड़की से सवाल करने लगा और मारने की धमकी भी देने लगा। तभी वो लड़की बोली कि ये स्कूटी तो अभी मैंने वापस ली है, क्योंकि ये स्कूटी मेरी फ्रेंड के पास थी। विवान, कौन है वो स्कूटी वाली लड़की? स्कूटी वाली लड़की ने जो नाम बताया उसे सुनकर विवान और राज एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और बहुत शौक हो गए, क्योंकि उसने ऋचा नाम बताया था। विवान और राज फटाक से ऋचा के घर पहुंचे तो वो वहां नहीं थी। फिर विवान ने उसको फ़ोन किया तो उसने फ़ोन उठाया। विवान, ऋचा, कैन वी मीट? ऋचा, हाँ बिल्कुल, लेकिन हुआ क्या है? विवान, वो मिलकर बताऊंगा। ऋचा, ठीक है। राज भी आएगा क्या? विवान, हाँ। ऋचा, ठीक है, कॉलेज के पास एक पुरानी लाइब्रेरी है, वहाँ पे आ जाओ, मैं वहीं पर हूँ। विवान, ओके। ये कहकर विवान ऋचा के पास गया और उसने ऋचा से, विवान, ऋचा दिया कहाँ है? ऋचा, मुझे क्या पता कि वो कहाँ है, और ये पूछने तुम यहाँ आए हो? राज, बस कर ये नाटक और बता दिया कहाँ है। और तू क्या पागल है? क्या कर रही है ये सब? ऋचा, क्या कर रही हूँ? मैं पिछले बहुत साल से इस विवान का इंतजार किया है मैंने, और ये बचपन का प्यार है मेरा। फिर ऋचा विवान के पास गई और उससे पूछने लगी कि क्या उसमें जिसके पीछे तुम इतने पागल हो चुके हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ये तुमको दिखाई नहीं देता। राज, यार सुन ऋचा, किसी का प्यार जबरदस्ती तुम नहीं छीन सकती, और अगर दिया नहीं होती तो भी क्या गारंटी है कि विवान तुम्हारा हो जाता। ऋचा, बस तुम लोग जाओ यहाँ से, वरना ठीक नहीं होगा। विवान, मेरे लिए तू सबसे अच्छी दोस्त है और रहेगी, बस उसे जाने दे। लेकिन ऋचा पे विवान और राज की कोई बातों का कोई असर नहीं दिख रहा था। उससे बात करते करते विवान और राज दोनों चालाकी से लाइब्रेरी के अंदर चले जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि दिया बेहोश एक कोने में पड़ी हुई है। जब विवान दिया के पास जाने लगता है तो ऋचा अंदर आ जाती है और राज पे चाकू लगाकर कहती है कि उसको मत छूना, तुम नहीं तो मैं राज को चाकू मार दूंगी। सुनकर विवान रुक जाता है। इतने में राज ऋचा का हाथ पकड़कर हाथ को पीछे मोड़ देता है और कहता है कि आज 4 साल की दोस्ती भी भूल गई तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी ऋचा मुझ पर चाकू भी लगा सकती है। ये कहते वक्त राज के आंखों में आंसू आ गए थे। फिर राज विवान को बोलता है कि जा दिया को उठा वहां से और चल उसको लेकर। विवान के भी आंखों में आंसू आ गए थे। फिर विवान दिया को उठाने लगा, लेकिन दिया को विवान की आवाज़ सुना ही नहीं दे रही थी। विवान ने देखा कि दिया के होठों के नीचे से खून निकल रहा है तो उसने राज को बोला। फिर बिना कुछ बोले ही दिया अपना हाथ विवान के हाथ से छुड़ाकर वहां से चली जाती है। वहां से निकलकर दिया सुमित्रा को फ़ोन करती है और पूछती है, दिया, माँ अभिजीत कैसे हैं और ये सब कब और कैसे हुआ? सुमित्रा, बेटा वो अभिजीत काम से जा रहे थे और उनके साथ ही हादसा हो गया। सिमर भी साथ में थी, उन्हें भी चोट आई है। हमने कहा था अभिजीत से कि आपको दूर ना भेजें, लेकिन हमारी कोई सुनता ही नहीं है। कहीं पंडित जी की बात सच ना हो जाए। सुमित्रा के मुंह से ये बात सुनकर दिया ने पूछा, माँ पंडित जी ने क्या कहा था? तब सुमित्रा ने दिया से सारी बात बताई और वहां खड़ी राखी भी सुमित्रा की बातें सुन रही थी। जब सुमित्रा की बात खत्म हुई तो दिया की आंखों में आंसू आ गए थे और उसने पूछा कि यही कारण बस हमें वापस आने हमें हमारे माता पिता से खरीद कर लाए थे। सुमित्रा, बेटा ये मत बोलिए, मेरे ईश्वर जानते होंगे कि मैंने अपनी बेटी से बढ़कर माना है आपको। दिया ये सुनकर कहती है कि चलिए, ईश्वर ने तो एक माँ तो दिए, हमें नहीं तो एक माता पिता ने हमें पैसों के लिए छोड़ दिया। ये कहकर दिया रोने लगती है और राखी उसे चुप कराती है। सुमित्रा भी भावुक होकर फोन कट कर देती है। यहाँ से दिया और राखी दोनों राजस्थान पहुंचकर सीधा हॉस्पिटल पहुंचती हैं और राखी अभिजीत के कमरे में जाती है। वहां अभिजीत और सिमर दोनों बेहोश सोए थे। दिया अभिजीत के पास जाकर बैठती है, उनका हाथ पकड़कर रोने लगती है। तभी वो देखती है कि अभिजीत का हाथ हिलता है और वो डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर आते हैं और
और चेक करते हैं। फिर बाहर आकर बताते हैं कि अभिजीत की तबीयत में सुधार है, लेकिन सिमर अभी भी उसी हालत में है। फिर सुमित्रा दिया के पास आती है और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है कि हमें पता है अब अभिजीत को कुछ नहीं होगा, और फिर मुस्कुराते हुए कहती है कि चलिए सब घर, 4 दिन से आप लोग आराम नहीं किए हैं, आप चलकर आराम कीजिए। अब अभिजीत को कुछ नहीं होगा क्योंकि दिया यहाँ पर रहेगी। दिया भी कहती है कि आप लोग जाइए, हम हैं यहाँ पर। दिया के बार बार बोलने पर सब दिया की बात सुन लेते हैं और घर चले जाते हैं। हॉस्पिटल में दिया और उसके साथ जिद करके राखी रुक जाती हैं। तभी दिया पानी लाने के लिए जा रही होती है तो उसे सामने वाले रूम से कोई जोर से खींचकर अंदर ले लेता है। दिया घबरा जाती है और चिल्लाने की कोशिश करती है तो उसके मुंह पे हाथ रखकर उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। फिर दिया देखती है कि वो विवान है। विवान को देखकर वो बिल्कुल शांत हो जाती है और पूछती है कि आप यहाँ? विवान: हाँ, तुमसे मिलने आया हूँ। दिया: लेकिन क्यों? विवान: मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जिसको तुम यूं ही छोड़ दोगी। एक बार भी तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा? मुझसे तुम्हें थोड़ा सा भी प्यार नहीं हुआ था क्या? दिया ये सुनकर दिया की आंखों में आंसू गिरने लगे और दिया विवान के गले लग गई और बोली कि आप मेरे लिए खिलौने हो ही नहीं सकते। आप क्या हैं हमारे लिए? ये बताने बैठे तो समय, जिंदगी और लफ्ज कम पड़ जाएंगे। फिर दिया अपने आंसू पोंछती है और विवान से दूर होती है और विवान को वहां से चले जाने के लिए बोलती है। ये सारी बातें सुनकर विवान: दिया, जब तुम मुझे इतना चाहती हो तो चलो ना मेरे साथ, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बगैर। दिया: और वो भी नहीं जी पाएंगे हमारे बगैर। विवान: वो कौन? दिया: अभिजीत, जो हमें पढ़ा लिखा कर दुनिया में रहने लायक बनाए हैं। हम उन्हें मरने के लिए कैसे छोड़ दें? बताइए आप ही। विवान दिया की बातों से दुखी हो जाता है और वहां से जाने लगता है। तभी दिया उसका हाथ पीछे से पकड़ लेती है और फिर विवान दिया की ओर देखता है तो दिया रोते हुए उसे सॉरी बोलती है, पर विवान बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। दिया वापस आती है और अभिजीत के पास बैठी राखी को आकर सारी बातें बताती है। राखी भी ये सब सुनकर दुखी हो जाती है और कहती है कि सब हमारी गलती है। हम ही ने कहा था विवान को कि ठीक रहेगा अगर आप दिया की जिंदगी में आ गए तो, लेकिन ये श्राप का चक्कर था, ये हमें कहाँ मालूम था। बेचारा विवान तो आपसे बहुत प्यार करने लगे हैं। दोनों मायूस बैठी थी, तभी अभिजीत का हाथ हिला और वो धीरे धीरे आंखें खोल रहा था। उसके हाथों में दिया की नजर गई और वो राखी को बोलकर दौड़ते हुए डॉक्टर को बुलाने गई। डॉक्टर भी उधर से आए और रूम के अंदर आए और अभिजीत को देखने लगे। उन्होंने बताया अभिजीत ठीक हो रहे हैं, लेकिन सिमर की तरफ देखकर डॉक्टर बोले इनका कुछ नहीं कह सकते। ये सुनकर दिया और राखी को दुख होता है, लेकिन अभिजीत ठीक हो रहे हैं ये सुनकर दोनों बहुत खुश थे और अभिजीत ने भी अपनी आंखें खोल दी थी। राखी खुश होकर अपने पूरे परिवार को फोन करके बताने लगी। उधर दिया अभिजीत के पास बैठी और उन्हें देखकर मुस्कुराई। अभिजीत उसे वहां देखकर पूछे कि आप यहाँ अपनी पढ़ाई छोड़कर क्यों आई हैं? दिया: हमें पता नहीं था कि हमारे जाने से आपके साथ ये सब हो जाएगा, वरना हम कभी नहीं जाते। अभिजीत उसकी आंखों में देख रहे थे, लेकिन दिया अपनी नजरें नीचे करके बात कर रही थी। अभिजीत फिर बोले कि आपको आने की जरूरत नहीं थी दिया, हम ठीक हो जाते। ये श्राप जैसा कुछ नहीं होता, ये सब बस मासा और बापूसा का अंधविश्वास है। और फिर दिया नजरें उठाकर अभिजीत को देखती है और बोलती है कि आपको सब मजाक लगता होगा, पर हर चीज होती है, और अगर हमारे साथ रहने से आप ठीक रहेंगे तो हम आपके साथ ही रहेंगे और हमारी वजह से कभी भी सिमर जी को कोई परेशानी नहीं होगी। अभिजीत को दिया की ये सारी बातें अच्छी लग रही थी। वो लगातार दिया का चेहरा देखकर मुस्कुराए जा रहे थे, लेकिन जब दिया सिमर का नाम ली तो अभिजीत को सिमर का ख्याल आया जो एक्सीडेंट के वक्त साथ थी। वो घबरा कर दिया से सिमर के बारे में पूछने। दिया उन्हें शांत रहने को कहा और बताई कि ये जो आपके पास लगा पर्दा है उसके उधर सिमर जी भी है और डॉक्टर ने कहा कि उनकी हालत बहुत बुरी। अभिजीत खड़े होने लगे और सिमर के पास जाने लगे तो दिया ने उन्हें रोका और बोली कि रुकिए, हम पर्दा हटाते हैं, आप लेटे लेटे देख लीजिए। दिया ने पर्दा हटा दिया और अभिजीत सिमर को देखकर बहुत भावुक हो गए और बोलने लगे कि हमारी गलती के कारण ये हुआ। दिया ने उन्हें कहा कि इसमें आपकी गलती नहीं है। उतने में सारा परिवार हॉस्पिटल पहुंच गया और अभिजीत से मिला। तभी उधर से डॉक्टर आए, उनके हाथ में रिपोर्ट थी। वो बोले कि दोनों का रिपोर्ट आ गया है। अभिजीत को हल्की चोट है, लेकिन सिमर कोमा में चली गई हैं और उन्हें ठीक होने में 6 दिन, 6 महीने या फिर 6 साल भी लग सकता है। ये सुनकर सब दुखी हो जाते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि अभिजीत 10 दिन बाद घर जा सकते हैं, लेकिन सिमर को हॉस्पिटल में ही रहना होगा।
जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता। देखते देखते 10 दिन बीत गए। अभिजीत को लेने बलदेव और सुमित्रा आए हुए थे, लेकिन अभिजीत की नजरें किसी को ढूंढ रही थी। ऐसे में सुमित्रा की नज़र अभिजीत पर गई और सुमित्रा बोली, बेटा किसी को ढूंढ रहे हो क्या? अभिजीत, नहीं माँ, हम तो ऐसे ही बस। सुमित्रा मुस्कुराने लगी और बोली, आप आइए, हम गाड़ी के पास आपका इंतजार करते हैं। अभिजीत सिमर के पास जाते हैं और उसे बहुत समय तक देखते रहते हैं और फिर कुछ समय बाद वहाँ से चले जाते हैं। और जब वो गाड़ी के पास पहुँचते हैं तब वो देखते हैं कि दिया वहाँ खड़ी थी और अभिजीत के आने का इंतजार कर रही हैं। ये देखकर अभिजीत खुश हो जाते हैं और आकर पीछे दिया के साथ बैठ जाते हैं और आगे की सीट पर बलदेव और सुमित्रा बैठते हैं। वहाँ से दोनों घर आते हैं। घर पर सब अभिजीत का बहुत ध्यान रखते हैं और अभिजीत भी हर दिन एक बार जाकर सिमर से मिलते थे। अभिजीत को दिया भी बहुत पसंद आने लगी थी। अभिजीत हमेशा दिया को किसी काम के बहाने हमेशा अपने सामने ही रखते थे। एक दिन अभिजीत को सुबह से दिया दिखाई नहीं दी। अभिजीत राखी को बोलते हैं कि राखी जाइए, दिया को भेज दीजिए, पानी के साथ हमें प्यास लगी है। राखी, जी भाई साहब। विवान ना कुछ करे, फिर दोनों सोच ही रही थी। उतने में अभिजीत बोलते हैं कि जाइए पैकिंग कीजिए, हम टिकट करवाते हैं। ये कहकर अभिजीत वहां से चले गए। दोनों ने पैकिंग की और 2 दिन बाद ही परिवार से विदा लेकर वो तीनों वहां से निकल गए। आते वक्त अभिजीत ने सुमित्रा को सिमर का ख्याल रखने को कहा और बोले कि हमें बताते रहिएगा सिमर के बारे में। सुमित्रा ने सिमर की सारी जिम्मेदारी ली और बोली कि आप लोग जाइए निश्चिंत होकर, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। सुमित्रा खुश थी कि अभिजीत और दिया की नज़दीकियां बढ़ रही हैं। कोलकाता पहुंचते ही अभिजीत ने रहने का इंतजाम करवाया। पहले दोनों हॉस्टल में रहती थी, लेकिन अब अभिजीत के साथ फ्लैट में आ गई थी। अगली सुबह दोनों कॉलेज गईं और वहां गेट पर ही विवान, राज, ऋचा, मोहित सब बैठे थे। राखी को देखकर मोहित दौड़ता हुआ आया, पर राखी ने उससे कोई बात नहीं की और फोन करने को कहा, लेकिन दिया एक बार भी अपनी नजरें उठाकर विवान की तरफ नहीं देखी। कुछ समय बाद सबसे पहला इंस्पिरेशन क्लास अभिजीत का विवान के क्लास में ही था, यानी कि सबसे पहले अभिजीत विवान के ही क्लास में क्लास लेने गए। जब अभिजीत क्लास ले रहे थे तो तब तक विवान को पता नहीं था कि दिया के पति हैं। जब क्लास की छुट्टी हुई तब सारे विद्यार्थी से अभिजीत मिले और सबको अभिजीत बहुत पसंद आए। क्लास की कुछ लड़कियों तो अभिजीत के लुक्स की तारीफ भी कर रही थी, क्योंकि अभिजीत बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और हैंडसम थे। विवान को तो अपनी तारीफ सुनने की आदत थी बस, और सारी लड़कियां उसकी दीवानी थीं। लेकिन अभिजीत से आने के बाद क्लास की सारी लड़कियां अभिजीत की ही तारीफ कर रही थीं और जहां देखो वहां सिर्फ अभिजीत की ही बातें हो रही थी। ये सब विवान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब अभिजीत क्लास खत्म करके क्लास के बाहर आए तो देखे कि दिया अपने क्लास के बाहर खड़ी है, वो भी अकेले। उसे अकेला देख अभिजीत वहां गए और दिया से पूछे कि दिया आप यहाँ क्या कर रही हैं? दिया, जी वो राखी अपनी दोस्त को बाहर छोड़ने गई हैं, इसीलिए मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। फिर हम दोनों कैंटीन में जाकर कुछ नाश्ता करेंगे। अभिजीत, वाह, आपको पता है हमें भी भूख लग रही है। दिया अपना सिर नीचे करके खड़ी थी और उतने में राखी की आवाज आई, जी भाई साहब बिल्कुल चलें। फिर तीनों कैंटीन की तरफ चल दिए, लेकिन वहां उन तीनों को एक साथ जाते हुए राज ने देख लिया। वो जाकर विवान को बताया कि अभिजीत, दिया और राखी के साथ जा रहे थे कैंटीन की तरफ। ये सुनकर विवान राज को बोलता है कि शांत रहो, याद नहीं है मोहित के समय भी कुछ ऐसा ही हुआ था? राज, हाँ भाई, लेकिन विवान, बस बस अब चल, मुझे भी भूख लगी है, कैंटीन चलते हैं। विवान और राज कैंटीन गए। विवान ने राज से बोल दिया था कि मत सोच उन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन विवान खुद राज की कई बातों को नहीं भूल पा रहा था और कैंटीन जाते ही सबसे पहले दिया को ढूंढा और उसके सामने वाली टेबल पर बैठ गया। राज ऑर्डर करने लगा, तब तक विवान की नज़र दिया पर ही अटकी थी, लेकिन दिया अपना सिर नीचे करके बैठी थी। दूर बैठा विवान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभिजीत नाश्ता करके वहां से निकल गए और राखी और दिया भी वहां से जाने लगी। तभी विवान और राज भी कैंटीन से निकल गए और राखी और दिया भी वहां से जाने लगी। तभी विवान और राज भी कैंटीन ने निकलने लगे। रास्ते में राज और राखी टकरा गए और दोनों बहुत ही ज्यादा झगड़ा शुरू हो गया। उस समय भी विवान एक नज़र से दिया को देखे जा रहा था, लेकिन दिया अपना सिर नीचे करके रखी थी और राखी को रोक रही थी और वहां से चलने को कह रही थी। तभी वहां अभिजीत आ जाते हैं और वो राखी और राज को शांत
रहने को बोलते हैं और दोनों को क्लास में जाने को बोलते हैं। फिर सारे अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। तभी मोहित आता है और क्लास में बैठे विवान को आकर बताता है कि भाई बाहर कोई दिया को मोंटी और उसका ग्रुप परेशान कर रहा है। गेट के पास ही सुनकर विवान गुस्से में क्लास के बाहर जाता है तो देखता है कि अभिजीत दिया का हाथ पकड़कर रखे हैं, क्योंकि अभिजीत को भी मोंटी के बारे में पता चला था। इसीलिए अभिजीत दिया का हाथ पकड़कर उसे मोंटी के पास ले जा रहे थे। लेकिन विवान ये देखकर गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि ये भी दिया को रोज परेशान करता है, पहले इसे ही देख लेता हूँ। विवान अभिजीत के सामने जाता है और बोलता है, विवान अबे सुन, तू ही है ना जो दिया को इतने दिनों से परेशान कर रहा है। अभिजीत उसे देखने लगते हैं। उतने समय में विवान आकर एक पंच मारते हैं। तभी अभिजीत को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी उसे मारने लगते हैं। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी दिया बीच में आती है और विवान को अपनी ओर खींच कर एक चांटा मारती है और कहती है, ये हमें परेशान नहीं कर रहे, ये हमारे पति हैं और ये हमें मोंटी से बचा रहे थे, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, समझे आप। उस समय दिया की आंखें बिल्कुल विवान की आंखों में थी। ये कहकर दिया अभिजीत का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। वहां से जाने के बाद अभिजीत, दिया और राखी कैंटीन में बैठे थे। फिर अभिजीत ने एक सवाल किया कि वो कौन है और उसने दिया के लिए इतनी चिंता क्यों दिखाई। दिया कुछ नहीं बोली। फिर राखी ने बताया, वो हर लड़की को बचाता है भाई साहब, वो प्रिंसिपल सर का बेटा है। अभिजीत, ओ फिर तो बहुत अच्छा है। नहीं राखी जी। फिर अभिजीत दिया की तरफ देखते हैं पर दिया उनकी तरफ एक बार भी नहीं देखती थी। फिर अभिजीत बोलते हैं कि हमें प्रिंसिपल सर से मिलना है, हम आते हैं। ये कहकर अभिजीत वहाँ से चले जाते हैं। फिर राखी दिया से बोलती है कि जब आप विवान को थप्पड़ मारी तो वहाँ पर पूरा कॉलेज खड़ा था और उसे तो लगा कि अभिजीत भाई भी आपको परेशान कर रहे हैं। आपको नहीं लगता दिया कि आपने विवान को थप्पड़ नहीं मारना था। दिया, हाँ हमारी गलती है कि हमें विवान से प्यार हो गया, जबकि हम जानते थे कि ये गलत है, लेकिन फिर भी गलती की। लेकिन अब जब हम विवान के साथ नहीं रह सकते तो कुछ ऐसा ही करना होगा कि वो हमसे नफरत करने लगे। राखी, लेकिन ये तो गलत होगा उनके साथ, उन्हें और तकलीफ होगी। दिया, हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। ये कहते वक्त दिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उधर से राज आता है और दिया को बहुत बुरा भला सुनाता है। दिया उसकी तरफ देखती तक नहीं और चुपचाप वहाँ बैठी रहती है। राखी भी कुछ बोलने लगती है तो दिया उसे बोलने से मना करती है। तभी विवान वहाँ आता है और दिया दिया पर चिल्लाता देखता है और वहाँ जाकर राज को रोकता है और वहाँ से राज को ले जाता है। दिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो राखी को कहती है कि हम वॉशरूम से आते हैं, और ये कहकर वो वॉशरूम जाती है और वहाँ जाकर रोने लगती है और उसकी रोने की आवाज़ वहाँ खड़ी ऋचा को सुनाई देती है। ऋचा उसके सामने जाती है और पूछती है कि क्या हुआ दिया, तुम क्यों रो रही हो। दिया उसे देखकर चुप हो जाती है और कहती है, कुछ नहीं हुआ ऋचा। दिया, मैंने जो किया वो बहुत गलत किया, लेकिन मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। वो बोलते ही रहती है कि दिया उसके गले लग जाती है और बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है। फिर ऋचा दिया को गले लगाकर शांत करवाती और पूछती है कि क्या हुआ। फिर दिया खुद को रोक नहीं पाती और सारी बातें दिया ऋचा को बता देती है और वो भी विवान से प्यार करती है। ये बात विवान को बताने से मना करती है और उसे प्रॉमिस लेती है कि वहाँ से ऋचा दिया को बाहर लाती है और देखती है कि वहाँ राखी खड़ी है। राखी फिर दिया को वहाँ से घर चलने को कहती है। रास्ते में जाते समय दिया राखी को बताती है कि उसने ऋचा को सब बता दिया। राखी, लेकिन क्यों, वो सारी बातें विवान को बता देगी। दिया, हमें रहा नहीं गया और मैंने उसे सारी बात बता दी, लेकिन उसने प्रॉमिस किया है कि वो विवान को कुछ नहीं बताएगी। यहाँ कॉलेज में ऋचा विवान के पास जाती है और बहुत परेशान रहती है। उसे परेशान देखकर विवान पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन ऋचा उसे कुछ नहीं बताती और बोलती है कि मैं घर में कैसे जाऊँ, मेरी स्कूटी खराब हो गई इसीलिए परेशान थी। विवान, बस इतनी सी बात, राज छोड़ देगा तुझे। ऋचा फिर मुस्कुराती है और वहाँ से राज के साथ चली जाती है। ऋचा को पूरे रास्ते उदास देखकर राज पूछता है कि क्या हुआ ऋचा, तू टेंशन में क्यों है। ऋचा, नहीं तो राज, चल अब सच सच बता, मुझे मेरे साथ कोई झूठ नहीं चलेगा और मैं जानता हूँ कि ये स्कूटी वाली बात भी तूने झूठ ही बताया विवान को। चल सच बता, तुझे मेरी कसम। ऋचा दुविधा में पड़ जाती है और राज से सारी बातें बता देती है। जब राज को पता चलता है कि दिया भी विवान को पसंद करती है तो राज को एहसास होता है कि दिया भी बहुत दर्द में और बहुत परेशान रहती होगी। विवान का तो सबको पता है, लेकिन दिया किसी को बता भी नहीं सकती।
फिर ऋचा बताती है कि विवान को दिया थप्पड़ भी इसीलिए मारी थी ताकि विवान ये सोच ले कि दिया अभिजीत से ही प्यार करती है। इससे विवान को दिया को भूलने में आसानी होगी। राज सारी बातें सुनता है और अपने आप को कोसता है कि उसने क्यों दिया को इतना भला बुरा कहा। फिर सारी बातें खत्म होने के बाद ऋचा बोलती है कि क्या हमें ये सारी बातें विवान को बतानी चाहिए। राज नहीं नहीं, ऐसे तो विवान दिया के गम में ही बैठा रहेगा, हमें ये बातें विवान को नहीं बतानी चाहिए। ऋचा हाँ ये भी है। फिर राज ऋचा को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। दिया और राखी घर पर होती हैं तभी डोर बेल बजता है और राखी गेट खोलती है। दरवाजे पे खड़े अभिजीत बोलते हैं कि आप दोनों रेडी होकर बाहर आओ, हम ड्राइव पर जाएंगे। ये कहकर अभिजीत नीचे पार्किंग में से अपनी गाड़ी निकालते हैं। कुछ समय बाद तैयार होकर दिया राखी नीचे आ जाती हैं और गाड़ी में बैठ जाती हैं। पीछे राखी और आगे अभिजीत के साथ दिया बैठती है। वहाँ से निकलने के बाद अभिजीत मॉल जाते हैं और वहाँ पर गाड़ी रोकते हैं और बोलते हैं कि चलिए आज सब शॉपिंग करते हैं। राखी खुश हो जाती है और गाड़ी से एक्साइटेड होकर बाहर आती है, लेकिन दिया कार में ही बैठी रहती है। तभी अभिजीत नीचे उतरते हैं और दिया की तरफ का दरवाज़ा खोलकर दिया को बाहर आने के लिए बोलते हैं। दिया भी बाहर आती है और तीनों मॉल के अंदर जाते हैं। दोनों लड़कियां शॉपिंग में व्यस्त हो जाती हैं और अभिजीत को एक फ़ोन आ जाता है और वो फ़ोन में व्यस्त हो जाते हैं। तभी राखी के पास मोहित आता है और राखी को गले से लगा लेता है। राखी उसे वहाँ देखकर डर जाती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन मोहित वहाँ से नहीं जाता। कुछ समय बाद राखी की नज़र सामने आते हुए अभिजीत पे जाती है और वो मोहित को छुप जाने को कहती है। फिर मोहित की भी नज़र अभिजीत पे जाती है और वो वहाँ से भागने लगता है और उसी बीच वो दिया से टकराकर दिया के ऊपर ज़मीन पे गिर जाता है। ये अभिजीत देख लेते हैं और वहाँ से मोहित का कॉलर पकड़कर उठाते हैं और मारने लगते हैं। दिया रोकने की कोशिश करती है लेकिन अभिजीत उसे बहुत पीटते हैं और कहते हैं कि यहाँ मॉल में आकर तुम लड़की छेड़ते हो। अभिजीत बहुत गुस्से में थे और उनका ये रूप देखकर दिया बहुत डर गई, क्योंकि अभिजीत को दिया इन 3 सालों में इतना गुस्सा करते हुए कभी नहीं देखी थी। तभी राखी आती है और अभिजीत का हाथ पकड़कर रोने लगती है और बोलती है कि भाई साहब इसे छोड़ दो प्लीज़, ये दिया को परेशान करने नहीं आया था। ये सुनकर अभिजीत मोहित को छोड़ देते हैं और फिर राखी को पास खड़े करके पूछते हैं कि फिर ये तुमसे मिलने आया था। राखी डरते हुए अपना सर हाँ में हिलाती है। अभिजीत कुछ नहीं बोलते और मोहित की तरफ देखते हैं जिसके होठ और सर से खून निकल रहा था। उसके बाद बोलते हैं कि मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम दोनों इसे लेकर आओ। इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, पहले फिर बात करेंगे। मोहित को हॉस्पिटल ले जाकर अभिजीत उसका इलाज करवाकर अपने साथ ही घर लाते हैं और बिठाते हैं। सारे वही हॉल में एक साथ बैठते हैं और अभिजीत राखी से पूछते हैं कि चलो अब आप बताओ सारी बातें। राखी डरते डरते सारी बातें बताती है। अभिजीत सब सुनते हैं और बोलते हैं कि राखी क्या आप ये सारी चीज़ों का परिणाम जानती हो। राखी अपना सर हाँ में हिलाती है। अभिजीत फिर भी ये सब किया आपने, आपको पता है कि बड़े चाचा सा पर क्या बीतेगी। राखी भाई साहब हमें माफ़ कीजिएगा, लेकिन हम मोहित को पसंद करते हैं और शादी भी इनसे ही करना चाहते हैं। अभिजीत दिया आपने भी हमसे ये बातें छिपाई। दिया जी नहीं, वो हमें डर लग रहा था। अभिजीत सोचने लगते हैं और मोहित से पूछते हैं कि पापा क्या करते हैं और कुछ अन्य सवाल भी पूछते हैं। मोहित जी वो। अभिजीत जल्दी बोलिए, आपके पास समय नहीं है। मोहित जी। अभिजीत मतलब हमारे पास समय नहीं है, हमें कुछ काम से बाहर जाना है। मोहित हमारे पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं और माँ शिक्षिका हाई स्कूल में और एक छोटी बहन है और एक मैं हूँ अपने परिवार में। अभिजीत सारी बातें सुनते हैं और फिर वहाँ से चुपचाप उठकर चले जाते हैं। अभिजीत को जाता देख राखी सोच में पड़ जाती है और कुछ समय बाद मोहित भी अपने घर चला जाता है। जब शाम को अभिजीत वापस घर आते हैं तो राखी गेट पर खड़े होकर अभिजीत का ही इंतजार कर रही होती है। अभिजीत अंदर आते हैं तो राखी पूछती है कि कहाँ गए थे भाई साहब, आपने कुछ बोला भी नहीं। अभिजीत इसमें बोलना क्या है, बहुत आसान है, समझना कि आपकी शादी मोहित से नहीं होगी। राखी भाई लेकिन अब अभिजीत बस अब कुछ मत बोलिए और हमारे साथ बदतमीजी करने का सोचिएगा भी नहीं। राखी चुप हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके आंखों में आंसू देखकर अभिजीत मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि बस बस रोना बंद कीजिए, हम अपनी तीनों बहनों को रोता हुआ कभी नहीं देख सकते। ये सुनकर राखी अभिजीत की तरफ एक आशा भरी नजरों से देखती है तो अभिजीत मुस्कुराते हुए खड़े रहते हैं।
और पीछे से मोहित और उसके परिवार को बुलाते हैं और कहते हैं कि लो, राखी आपकी खुशी हम ले आए। ये सुनते ही राखी अभिजीत से गले लगकर रोने लगती है और कहती है, अभिजीत, आई नो, अब ये सब हमारे साथ राजस्थान जाएंगे और आप दोनों भी चलिए। जाइए, पैकिंग कीजिए, शाम की ट्रेन है। शाम बीत जाती है और सब जाने के लिए निकल जाते हैं। राखी बहुत परेशान रहती है कि घर वाले क्या करेंगे और क्या सोच रहे होंगे जब वहां पहुंचते हैं ये लोग, तो देखते हैं कि सब स्वागत के लिए खड़े हैं, क्योंकि सबको अभिजीत ने पहले ही मना लिया था। राखी और मोहित जैसे ही वहां जाते हैं, मोहित के साथ उसकी दो सालियां मस्ती मजाक भी करना शुरू कर देती हैं। राखी अपनी बहनों से पूछती है कि पूरा परिवार मान कैसे गया, तो राखी की बहनें बताती हैं कि पूरा परिवार बहुत गुस्से में था, लेकिन भाई साहब यानी कि अभिजीत ने सबको मना लिया। सब शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं और देखते देखते शादी का दिन आ जाता है। सुबह दिया सीढ़ी से नीचे आते वक्त किसी से टकरा जाती है और जब वो अपनी नजरें ऊपर करके चेहरा देखती है तो अचंभित हो जाती है, क्योंकि जिससे वो टकराई थी तो वो विवान था। तभी पीछे से राज आता है और बोलता है कि हमें अभिजीत सर ने बुलाया है और उन दोनों के साथ में ऋचा भी थी। दिया फिर चुपचाप वहां से चली जाती है। कुछ ही समय बाद अभिजीत बाहर से आते हैं और साथ में सिमर को भी लेकर आते हैं। सब सिमर को देखकर खुश भी होते हैं और अभिजीत के बारे में भी सोचने लगते हैं। फिर पूरा परिवार सिमर से मिलकर उसकी खैरियत पूछते हैं। सबसे मिलकर सिमर अपने कमरे में आराम करने चली जाती हैं और अभिजीत दिया की तरफ बहुत समय तक देखते रहते हैं, जैसे कि वो दिया से कुछ कहना चाहते हैं। देखते देखते शाम हो जाती है और शादी का समय हो जाता है। बारात लेकर मोहित हवेली पे पहुंच जाता है। पूरा परिवार मिलकर मोहित का स्वागत करते हैं और अंदर ले जाते हैं। मोहित और राखी की शादी में सब बहुत खुश रहते हैं और बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। मोहित और राखी शादी के मंडप में बैठ जाते हैं। उसी समय अभिजीत को फोन आता है और अभिजीत को बाहर जाना पड़ता है। वहां शादी करवाने के लिए वहीं पंडित जी आए थे, जो अभिजीत की कुंडली को देखे थे और श्राप के बारे में बताए थे। अभिजीत किसी गेस्ट को लाने बाहर गए थे, तभी पंडित जी गठबंधन की रस्म करने के लिए बुलाते हैं। तभी अभिजीत के बड़े चाचा कहते हैं कि ये रस्म अभिजीत और उनकी पत्नी करेंगी। तभी सिमर मंडप की तरफ बढ़ने लगती है तो सुमित्रा थोड़ी ऊंची आवाज में कहती है कि बेटा दिया, आप जाइए और वहां खड़े हो जाइए। अभिजीत आते ही होंगे। आप दोनों को साथ में रस्म करनी है, क्योंकि आप ही अभिजीत की रक्षक पत्नी हो। ये सुनकर सिमर वहीं खड़ी रह जाती है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। दिया सिमर की तरफ देखती हैं और सोचती हैं कि हमने उनका जगह ले लिया है, क्योंकि वो तो पहले से ही अभिजीत को चाहती थी और अभिजीत की जिंदगी में थी। जाकर माफी मांगते हैं और सिमर भी उन्हें माफ कर देती है। कुछ समय बाद विवान अकेले बालकनी में खड़ा होता है। उसे वहां देखकर दिया उसके पास जाती है और विवान को धीमी आवाज में बुलाती है, दिया, विवान जी। विवान पीछे मुड़कर देखता है, वहां दिया अपना सर झुकाकर खड़ी थी। विवान उसे एक नजर से देखता रहता है। उसी बीच दिया नीचे नजरों से ऊपर देखती है। वो देखती है कि विवान उसे देखे जा रहा था, तो फिर बहुत हिम्मत करके विवान की आंखों में देखती है। जब वो विवान की तरफ देखती है, वैसे ही विवान दूसरी तरफ अपना चेहरा कर लेता है। ये देखकर दिया की आंखों में आंसू आ जाता है और वो वहां से जाने लगती है। तभी विवान पीछे से दिया का हाथ पकड़ लेता है और अपनी ओर खींचकर गले से लगा लेता है और बहुत समय तक दिया को गले से लगाए रखता है। दिया कहती है कि हम आपको पसंद करते थे, हमें खुद से ज्यादा आपकी चिंता थी,
कि आप अपनी ज़िंदगी कैसे अच्छे से जिएं। ये सारी बातें सुनकर विवान भारी आवाज़ में कहता है कि दिया, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बिना अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता, शायद मैं वहीं रह जाता। हमेशा के लिए दोनों फिर बालकनी से बाहर की ओर देखने लगते हैं और दिया विवान का हाथ थामकर वहां पर खड़ी हो जाती है और वहीं पे खड़े होकर दोनों बातें करने लगते हैं। कुछ समय बाद राखी की विदाई का समय हो जाता है। सारे परिवार वाले हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। तभी अभिजीत कहते हैं कि दिया, आप भी अपना बैग ले आइए, हमने सबके साथ आपका भी टिकट कर दिया है। दिया, लेकिन अभिजीत मजाकिया तरीके से, लेकिन पेकिन कुछ नहीं, जल्दी जाइए नहीं तो हम फिर आपको जाने नहीं देंगे। ये बात सुनकर सबके होठों पर मुस्कान आ जाती है और दिया फिर अपना बैग लेने चली जाती है। जब वो बैग लेकर नीचे आती है तब तक सारे लोग वहां से कार में बैठ चुके थे। सारे परिवार वाले भी स्टेशन राखी और मोहित को छोड़ने जा रहे थे। दिया देखती है कि सब जा चुके हैं लेकिन विवान वहीं खड़ा है। वो नीचे आकर पूछती है कि बाकी घर वाले चले गए। विवान, नहीं, अभी कार में बैठे हैं। दिया, और आप फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? विवान, तुम्हारा साथ दे रहा हूँ और जिंदगी भर दूंगा, बिल्कुल ऐसे ही। दिया ये सुनकर मुस्कुराती है और विवान को बाहर चलने का इशारा करती है। दोनों बाहर आते हैं तो देखते हैं सारी गाड़ियां जा चुकी हैं, बस राज और ऋचा एक कार के साथ खड़े हैं। विवान पूछता है कि बाकी सब चले गए? राज, हाँ भाई, सब चले गए। तुम दोनों का रोमांस खत्म हो गया हो तो अब हम भी चलें? दोनों मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं हाँ चलो। सारे गाड़ी में बैठकर स्टेशन जा रहे होते हैं। तभी ऋचा कहती है कि हमें माफ कर देना विवान। विवान उसकी तरफ देखता है और पूछता है, किस बात की माफी ऋचा? ऋचा, हमें और राज को पता था कि दिया तुमसे प्यार करती है, लेकिन दिया ने कसम दी थी कि नहीं बताना विवान को, और उसने थप्पड़ भी इसीलिए मारा था ताकि तुम मुझसे नफरत करने लगो और उसे भूल जाओ। विवान मुस्कुराता है और कहता है, कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। और दिया की तरफ देखता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलता है कि मैडम, आप मेरे बारे में गलत सोची थी। मैं आपका पीछा न कभी छोड़ा है और ना कभी छोड़ूंगा, समझी आप? मैडम दिया मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिलाती है। सब लोग स्टेशन पहुंच जाते हैं और वहां से सबको अलविदा बोलकर राखी, मोहित और मोहित का सारा परिवार, साथ में विवान, दिया और उसके दोस्त राज और ऋचा वहां से ट्रेन में बैठकर चले जाते हैं। वहां पहुंचकर मोहित का परिवार राखी का स्वागत बहुत धूमधाम से करते हैं। विवान दिया को अपने घर अपने माता पिता से मिलाने लेकर जाता है, लेकिन विवान के माता पिता दिया के बारे में जानकर दिया को अपनाने से मना कर देते हैं। तभी दिया विवान से कहती है कि आपके परिवार। विवान नाराज होकर कहता है कि अब और नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता हूँ, तुम चुपचाप यहाँ खड़ी रहो। वो दूसरी तरफ जाकर राज को फोन करता है और उससे बात करता है और बात करने के बाद दिया का हाथ पकड़कर वहां से ले जाता है। विवान के माता पिता देखते रह जाते हैं। विवान दिया को लेकर मंदिर जाता है, जहां दिया देखती है कि राज और ऋचा ने सारा शादी का इंतजाम करके रखा है। दिया विवान मना करती है लेकिन विवान कुछ सुनने के मूड में नहीं होता है। फिर वो दोनों तैयार होने जाते हैं और कुछ समय बाद विवान तैयार होकर मंडप में बैठ जाता है। पंडित जी फिर दुल्हन को बुलाते हैं तो ऋचा दुल्हन को लाकर विवान के बगल में बिठा देती है। आधी शादी की रस्में हो चुकी होती हैं। उतने में दुल्हन तोतली आवाज में कहती है कि मेले को डर लग रहा है सौरभ जी। विवान ये सुनकर घबरा जाता है और दुल्हन का घूंघट उठाता है और देखता है
और देखता है कि वो दिया नहीं कोई और ही है। फिर विवान राज और ऋचा की तरफ गुस्से में देखता है और अपनी नज़र इधर उधर करके देखता है तो उसे एक और शादी होते हुए दिखाई देती है। वो वहाँ भागता हुआ जाता है और दुल्हन की घूंघट उठाने लगता है, लेकिन उनके परिवार वाले घूंघट उठाने नहीं देते। तभी विवान दिया को आवाज़ देता है और दुल्हन विवान की आवाज़ सुनकर अपना घूंघट उठाती है। विवान सबको हटाकर उसे गले से लगा लेता है क्योंकि वो दिया ही थी और दिया की आंखों में देखकर कहता है कि आज तो मेरी दुल्हन गई और वापस से उसे अपने सीने से लगा लेता है और फिर सुकून की सांस लेता है और बोलता है कि चलो और अब घूंघट उठाकर रखना। दिया का हाथ पकड़कर दिया को वहां से ले जाता है और अपने मंडप के पास पहुंच जाता है। उतने में विवान के माता पिता वहां आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें माफ कर दो विवान, हम दिया को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करते हैं। अगर तुम चले गए तो हमारा क्या होगा, हमारे तो तुम एक ही बेटे हो। ये सुनकर विवान नर्म हो जाता है और अपने माता पिता की बात मान लेता है। फिर सब ठीक हो जाता है और विवान दिया के साथ अपने घर चला जाता है। कल होते ही विवान के माता पिता अभिजीत के परिवार को दिया के रिश्तेदारों के रूप में बुलाते हैं और फिर दोनों की शादी पूरे धूमधाम से होती है और दोनों बहुत खुश होते हैं। दोनों को अपना प्यार और दिया को प्यार के साथ साथ एक नया परिवार मिल जाता है। दिया फिर अपने माता पिता को कभी याद भी नहीं करती है क्योंकि एक तरह से अपनी ज़रूरतों के लिए दिया के माता पिता ने उसे बेच दिए थे। विवान दिया की ज़िंदगी में इतनी खुशियां भर देता है कि दिया को अब किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती थी और सुमित्रा और बलदेव के रूप में दिया को माता पिता भी मिल गए थे। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।